Dear students, today in this class of web technology, we will study about the .NET framework next portion, यानी कि .NET framework के next portion के बारे में हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमने कुछ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो वर्किंग थी उसके बारे में देखा कि .NET जो फ्रेमवर्क है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कैसे वर्क करता है उसके बारे में कल हमने जाना था। तो हमें पता चला था कि 3 लेवल होते हैं, इसके 3 लेवल होते हैं। पहला लैंग्वेज का होता है, दूसरा कंपाइलर का होता है, थर्ड होता है इंटरप्रेटर, जिसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। तो लैंग्वेज के बारे में तो हम जानते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी लैंग्वेज जिसके पर हम अपनी कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। जैसे कंपाइलर का काम क्या था कि हर लैंग्वेज जो भी हमारी .NET फ्रेमवर्क में लैंग्वेज होगी उसके लिए सेपरेट कंपाइलर फ्रेमवर्क में रहता है और वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंपाइल करता है। और कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो है वो फाइनल लेयर है .NET फ्रेमवर्क की, जो कि .NET का प्रोग्राम डेवलप हुआ है उसे रन कराने के लिए ये इंटरप्रेटर यूज होता है। तो ये जो 3 लेयर मैंने कल बताई थी आपको, या लेवल कहें या लेयर कहें, ठीक है। पहली लेयर थी लैंग्वेज की, ठीक है, दूसरी कंपाइलर की, तीसरी इंटरप्रेटर की। ये 3 लैंग्वेज की लेयर होती हैं जब हम .NET के फ्रेमवर्क में काम करते हैं। तो और क्लास लाइब्रेरी के बारे में देखा था, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है जिसमें मेथड्स और फंक्शन रहते हैं जिसे हम पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और लैंग्वेजेस की बात की थी तो लैंग्वेज हमारी जो क्लासिफाइड हुई थी वो कुछ 3 कैटेगरीज में हुई थी। तो वो थी WinForms, ASP.NET एंड ADU.NET। आज हम बात करेंगे CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के बारे में, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे मोस्ट कंपोनेंट है ये .NET फ्रेमवर्क का। तो इसमें जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, इसमें ये बताया गया है कि कौन सी लैंग्वेज है और उसका कंपाइलर कौन सा है और ये कैसे वर्क करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में सबसे पहले जो C#.NET सोर्स कोड है, ये यानी कि लैंग्वेज का पार्ट है, ऊपर की जो लेयर है ये इसके कंपाइलर्स हैं, यानी सेपरेट कंपाइलर लैंग्वेज के ये हैं। तो जो C#.NET सोर्स कोड है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C#.NET, उसके लिए जो कंपाइलर है वो है CSC.exe, ठीक है, CSC.exe। और नेक्स्ट जो लैंग्वेज है विजुअल बेसिक .NET या VB.NET सोर्स कोड, यानी कि ये लैंग्वेज का जहाँ हम कोडिंग करते हैं, इसलिए इसे सोर्स कोड कहा गया है कि जहाँ कोडिंग हो, जिस सोर्स को ये कंपाइल करे, ठीक है। तो उसका जो कंपाइलर है वो BBC.exe है, ठीक है, ठीक है। CSC का मतलब है C# कंपाइलर exe और BB का मतलब विजुअल बेसिक कंपाइलर exe, ठीक है। इसी तरीके से BC++.NET सोर्स कोड और इसका कंपाइलर CLI.exe। अदर लैंग्वेजेस सोर्स कोड रिस्पेक्टिव लैंग्वेज कंपाइलर, यानी जो भी लैंग्वेज होगी उसका अपना रिस्पेक्टिव कंपाइलर यहाँ कंपाइल करेगा जो भी सोर्स कोड है उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए एक सिंगल कंपाइलर हैंडल कर रहा है, जिससे कि लोड ज़्यादा हो और हमारा जो रन टाइम है वो डिस्टर्ब हो। तो रन टाइम इसका इसलिए हम मेज़र करते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि सारे जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके सबके सेपरेट कंपाइलर हैं। और उसके बाद कंपाइलर के बाद जो लेयर आती है वो आती है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड और MSIL कोड असेंबली इन .dil और .exe फॉर्मेट, यानी कि जो लैंग्वेज है जिसे हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं उसका कोड, यानी कि प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो, और कोड असेंबली इन .dil और .exe फॉर्मेट में जो कोड है उसकी असेंबल करना। देन फिर क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड आ जाएगा, फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ होगा, और उसके बाद नेटिव कोड और मशीन कोड, उसके बाद जो नेटिव कोड और मशीन कोड यूज़ होगा, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बारी आती है।
स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे। फिर क्या है, नेटिव कोड और मशीन कोड आ जाएगा। उसके बाद अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो पोर्शन है वो CLR कहलाता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जिसे हम कहते हैं। तो ये CLR का आर्किटेक्चर है, इसे ध्यान से देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में अगर आए तो आसानी से आप बना सकें। इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहली लेयर में आपको क्या करना होगा, जो जितनी भी लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क में होती हैं उन्हें लिखना होगा, ठीक है। C# लिख दिया, विजुअल बेसिक, C++, और अदर लैंग्वेजेस भी लिख दी, ठीक है। और उनके जो भी कंपाइलर हैं उनको हमने सेकंड लेयर में लिया है, जिसे हम लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर के नाम से जानते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट लैंग्वेज यानी कोड जो है उसकी EXE फाइल। उसके बाद जस्ट इन टाइम लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जस्ट इन टाइम लैंग्वेज कंपाइलर और नेटिव और मशीन कोड, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है वो वर्क करता है। अब सबसे पहले फर्स्ट द डेवलपर हैज़ टू राइट द कोड यूजिंग एनी .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए दिया है, जो भी डेवलपर है तो सबसे पहले अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यानी कि अपनी सहूलियत के अनुसार लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा और उसमें क्या करेगा, उसे .NET सपोर्टेड लैंग्वेज को सेलेक्ट करेगा और उसमें कोड को राइट करेगा, कोड लिखेगा उस लैंग्वेज में। सच एज C#, विजुअल बेसिक, J#, एटसेट्रा, ठीक है। ये लैंग्वेजेस हैं, इनको सेलेक्ट करके जो डेवलपर है वो सबसे पहले कोड लिखेगा। देन द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज कंपाइलर विल कंपाइल द प्रोग्राम इनटू समथिंग कॉल्ड, और उसके बाद जो रेस्पेक्टिव लैंग्वेज का कंपाइलर है वो प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। क्लियर, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इफ़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज C#, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# है, देन द कंपाइलर इज CSC, एंड इफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज विजुअल बेसिक, देन द कंपाइलर विल बी VBC.NET। कंपाइल्ड कोड, द इंटरमीडिएट लैंग्वेज जिसे हम IL कहते हैं, कोड इज हाफ कंपाइल्ड कोड दैट इज पार्शियली कंपाइल्ड कोड। जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड होता है वो हाफ कंपाइल्ड होता है कोड, और इसे हम पार्शियली कंपाइल्ड कोड भी कहते हैं। एंड कांट बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय द ऑपरेशनल सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि ये हाफ कंपाइल कोड होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्लीटली कंपाइल्ड कोड होता है उन्हीं को ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकता है। सो व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस IL कोड, जब आप इस IL कोड को, IL मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑन योर मशीन, अपनी मशीन पर, द .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड CLR विच टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट योर IL कोड। तो जो CLR है वो क्या करता है, वो ये जिम्मेदारी लेता है कि इस कोड को वो IL जो कोड है उसे CLR एग्जीक्यूट करे, ये CLR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो CLR है उसका भी काम पता आपको चल गया होगा इससे कि जो CLR है वो .NET फ्रेमवर्क का ऐसा कंपोनेंट है जो कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एग्जीक्यूट करता है और अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एग्जीक्यूट करना। द CLR टेक्स द IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। जब CLR क्या करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या करता है कि टेक द IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, यानी कि वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को लेता है एंड गिव्स इट टू कॉल्ड जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और क्या करता है, इसे जस्ट इन टाइम कंपाइलर को प्रोवाइड कराता है। द जस्ट इन टाइम कंपाइलर टेक्स, फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर उस कोड को लेता है
द IL कोड एंड रीड्स ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द IL कोड। तो जो IL कोड की एवरी लाइन को वो रीड करता है कंपाइलर, एंड कन्वर्ट्स इट टू मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, और फिर उसे मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है कि मशीन उसे समझ सके। ठीक है, जैसे हम बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए, ठीक है, जो आपने अभी स्ट्रक्चर देखा था उसमें समझते हैं कैसे वर्क होता है। तो जो पहला पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी जो डेवलपर है अपने सुविधा के अनुसार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन के उसमें सोर्स कोड को लिखेगा, राइट करेगा। उसके बाद जो उसके कंपाइलर होंगे वो क्या करेंगे, उस सोर्स कोड को लेके चेक करेंगे और फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को प्रोवाइड करा देंगे वो। और इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड क्या करेगा, वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर को ये कोड प्रोवाइड करा देगा और जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, यानी कि ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिससे मशीन उसे समझ सके, जैसे हम बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। फिर बाइनरी फॉर्मेट में वो मशीन को प्रोवाइड करेगा और मशीन उसे समझकर फिर उस पर जो भी आउटपुट आना है या जो भी एक्सेस होना है वो एक्सेस होगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको .NET फ्रेमवर्क अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कल अब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट नंबर 5 यानी कि ASP.NET के बारे में कल बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।